नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जाना हूँ जल, जंगल और ज़मीन की। दरअसल जिसके पास जितनी खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा है, वो उतना ही रिच है। और वो राज्य हो, देश हो या जिला हो, उसके पास में उतने संसाधन होते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से लेकर अब तक जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, उसको पहले लोग अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते थे। जितनी जरूरत होती थी उतना लेते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि आपको प्रकृति से जितनी जरूरत है आप उतना ग्रहण कीजिए। पर धीरे धीरे कुछ लोगों की भूख बढ़ती गई और उन्होंने जल, जंगल, जमीन पर, जो कि मुख्य रूप से आदिवासियों का हक होता था, उस पर अपना हक जताना शुरू किया। और हमारे देश में बड़े पैमाने पर विकास के नाम पर जंगल की कटाई हुई और जमीन के भीतर जो खनिज है उस पर कैसे कब्जा किया जाए, और जल जो कि एक बड़ा स्रोत है जिससे हम सिंचाई करते हैं, जीवन जीते, उस पर कैसे कब्जा किया जाए, ये सारी लड़ाई जद्दोजहद चली। हमारे जीवन को गति देने में जमीन के ऊपर पाए जाने वाली जो वस्तु हैं, उसके साथ ही साथ जमीन के भीतर मिलने वाले खनिजों का भी अहम योगदान है। फिर वो तेल हो या फिर अयस्क हो, कोयला हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, बहुत सारे जो खनिज हैं। पर प्रमुख खनिज के साथ साथ गौण खनिज, जिसमें रेत, गिट्टी, पत्थर का भी जमकर खनन हमारे चारों तरफ हो रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का लगातार विस्तार कर रहा है और इसके चलते प्राकृतिक खनिज पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जमीन के भीतर दबे इन खजानों को हथियाने की होड़ सी मची हुई है। रूस ने जिस तरह यूक्रेन पे हमला किया, उसके बाद भी उसे दुनिया की कई ताकत मिलकर अलग थलग नहीं कर पाई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि रूस के पास मौजूदा तेल और गैस का भंडार है। पुतिन ने गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दी, जिससे कि दुनिया के बहुत सारे देश डर गए। यूरोपीय संघ अपनी जरूरत की आधी गैस, कोयला और तकरीबन 1/3 तेल के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में वो चाहकर भी रूस के साथ संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि जिसकी जमीन के नीचे जितना खनिज भंडार होगा, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। और ये हम देख रहे हैं। विशेषज्ञ दुनिया में ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम से कम 17 खनिजों को अहम मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि इन 17 खनिजों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिथियम, निकल, कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट। हम कह सकते हैं कि जिस तरह 20वीं सदी को बदलने में तेल ने अहम भूमिका निभाई, उसी तरह 21वीं सदी में इन 17 खनिजों की अहम भूमिका रहेगी और ये ही मानव जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ऐसे में जिन देशों के पास ये 17 खनिज के भंडार हैं, वो रेस में आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से अगर हम स्थानीय हालात पर नज़र डालें तो हमें गौण खनिज की लूट चारों तरफ नजर आएगी। आज हमारे अपने प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी नदियों के गर्भ से रेत और अवैध तरीके से बड़े पैमाने पे रेत का उत्खनन हो रहा है। खनन माफिया का हौसला इतना बुलंद है कि प्रशासन और कोर्ट के आदेशों को वे हवा में उड़ा देते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में खनिज संपन्न राष्ट्र कई मामलों में मनमानी करते हैं, ठीक उसी तरह स्थानीय माफिया भी अपनी दादागिरी से बाज नहीं आते। छत्तीसगढ़ के साथ यदि हम पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं की बात करें तो कई बार पुलिस और प्रशासन के साथ अधिकारियों पर हमला भी कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के लुटेरों के निशाने पे हमारे जंगल भी आते हैं। जंगल में कई तरह के माफिया काम करते हैं। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ खनिज और जंगल दोनों के मामले में बहुत धनी है। इससे सरकारों को मोटी रॉयल्टी मिल रही है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत के दोहन का दुष्परिणाम यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। खनिज की तलाश में इसकी आपूर्ति के लिए आज जंगलों को काटा जा रहा है। इससे यहाँ रहने वाले वन्य प्राणी, यहाँ रहने वाले लोगों के सामने एक अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 28 तरह के खनिजों का भंडार है। इसमें 52 अरब टन कोयला, 2.7 अरब टन उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क शामिल है। हमें भविष्य के लिए इन खनिजों को सहेजना भी होगा। साथ ही कोशिश भी करनी होगी कि जो हमें इससे लाभ मिलने वाला लाभ है, उन हिस्सों में भी जाए जहाँ से ये खनिज निकाला जा रहा है। वरना होगा ये कि जो चीज़ें हम जहाँ से निकालते हैं वो वहाँ नहीं जाता। हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी शासन आया तो उसने कोई अच्छे भाव से रेल लाइन नहीं बिछाई थी।
दरअसल वो हमारे खनिज को यहाँ से ले जाना चाहता और उन्हें बड़े पैमाने पे हमारी प्राकृतिक संपदा, जो महंगी संपदा थी, उसको वो ले भी गए। अभी भी हम देखते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ की और अपने पड़ोसी झारखंड की और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर जो कोयला है उसका भंडार, उसका बेहताशा दोहन हो रहा है। अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो 200-200 फीट तक उतर के कोयले को निकाल रही हैं। तो जिन लोगों ने कोयले की दलाली में, लोग कहते थे पहले कि हाथ काला होता है, पर अब लोग उससे लाल हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू जो भी नौ धनाढ्य बने हैं, उन्होंने कोयले में बेभाव पैसा कमाया है, लोहे से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जो सोच नहीं सकता था मनुष्य, वो पूरी पाताल लोक को खोल डालेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो जाने कहाँ कहाँ से कोयला निकालेंगी। जो लोग कोयले के काम में है, जो उसका लाइसेंस हासिल करते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए करते हैं, पर उसके आजू बाजू भी खनन करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले को लेकर बहुत राजनीति है, लोहे को लेकर भी राजनीति है। छत्तीसगढ़ का कि अगर हम आर्थिक आधार की बात करें तो इसमें कोयला, लोहा और हमारी वन संपदा, इसका एक बड़ा रोल है। अगर हम बात करें कि दुनिया का श्रेष्ठ हीरा पायली खंड में मैनपुर में पाया गया, अभी उसका दोहन शुरू नहीं हुआ है, फिर इसके भी दलाल आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी खनिज संपदा है जिसको लेने लोग आ रहे हैं। अभी जब से विकास के नाम पर बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी खनिज संपदा का जिस तरह दोहन हो रहा है, लोग रेत से तेल निकाल रहे हैं। ये कहावत थी, पर लोग रातों रात जो रेत है वो इतनी महंगी हो जाती है क्योंकि वो नदियों से निकाली जा रही है, जो उसके लिए पास जारी होते हैं उससे कई गुना रेत का उत्खनन हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि ईंट भट्टे भी बड़े पैमाने पे धरती को खोद रहे हैं। गिट्टी खदानों के नाम से भी बड़े पैमाने पे खुदाई हो रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसकी लूट मची हुई है, और इस लूट में सभी दल शामिल हैं और सभी पावरफुल लोग शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जैसे छत्तीसगढ़ जैसे चावल का कटोरा कहा जाता था, ऐसे सीमेंट का भी बड़ा बेल्ट है। तो बेहताशा हमारे यहाँ खुदाई हो रही है, जंगल की भी कटाई हो रही है। जिस पैमाने पे हमको पर्यावरण की चेतना के लिए जागृत होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अपने तालाबों के लिए जाना जाता था, पर विकास उसे भी लील रहा है। बहुत सारे तालाब गायब हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो चारों तरफ पूरी दुनिया में जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उन राज्यों में जहाँ है ज़्यादा है, जहाँ पर कि ये संपदा बहुत अधिक है, इसमें छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, यहाँ के लोग गरीब हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहा करते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग। दरअसल ये अमीर धरती कौन सी थी? वो अमीर धरती जिसके पास प्राकृतिक संसाधन थे, जिसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज थे, जिसके पास जंगल थे, जल था, और सबसे बड़ी बात कि सीधे साधे लोग, मेहनतकश लोग, जो कि अपने श्रम से उतना ही हासिल करना चाहते थे। यहाँ के लोगों के अगर हम जीवन की बात करें तो उन्हें कबीर का दोहा उनके लिए बहुत मुरीद होता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। तो चाहे हमारा आदिवासी हो, वनवासी हो, यहाँ का रहने वाला हो, उसने उतना ही प्रकृति से लिया उसकी जितनी उसको जरूरत थी। पर ये जो अभी नौ धनाढ्य बनने की लालसा आई है, और बहुत सारे जो भू माफिया थे उसी तरह के अलग अलग क्षेत्र से कोल माफिया, माइनिंग माफिया, बहुत तरह तरह के माफिया हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो पूरी धरती से उलझ लेना चाहते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपने संसाधन छोड़ना है। जो हमारे पूर्वजों ने जो संसाधन हमारे लिए छोड़ा, हमारी जिम्मेदारी है कि वो संसाधन हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें। पर ये तभी छूटेंगे जब हम इन माफियाओं पे रोक लगाएं। ये जो अंधी दौड़ है जल जंगल जमीन की, उससे रोकें। तो आज उसी के पास ज़्यादा दमखम है जिसके पास इस तरह की संपदा है, या जो इस संपदा पे काबिज बैठा हुआ है। पर उसके ऊपर जो लोग हैं वो निश्चित रूप से आदिवासी अंचल में रहते हैं, वो गरीब लोग हैं। तो अमीर धरती के गरीब लोगों को यदि हमें अमीर भी बनाना है तो हमें इस प्राकृतिक जो संसाधन में उनकी हिस्सेदारी डालना पड़ेगा। जो डीएमएफ फंड है जिसको लेकर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तरह की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, जिससे बहुत सारे डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका भी घनघोर रूप से कई जगह दुरुपयोग हो रहा है, जिसके किस्से हमको आए दिन सुनने मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई तभी रुकेगी जब हम प्राकृतिक संपदा का ठीक ढंग से दोहन करें, उसे उतना ही लें जितनी हमारी ज़रूरत है। नमस्कार।